हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरह से होती हैं, SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग और SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। इन दोनों ही मैकेनिज्म में अगर रिएक्शन कायरल कार्बन के ऊपर होती है तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंजेस आते हैं। वो किस तरह के चेंजेस आते हैं, हम इसी टॉपिक के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन में किस तरह के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पर हमें ध्यान रखना होता है उसे हम समझे। कुछ बेसिक सी डेफिनेशन, कुछ बेसिक से टर्म्स हम लोग अच्छे से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो टर्म है हमारे लिए वो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। किस तरह के कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं? अगर कभी भी कोई भी हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसके थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर पास करी जाए और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो कंपाउंड अपने पास होने के बाद या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे ही पास करोगे वो किसी एक डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? नॉर्मली अगर हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है, जैसे हमारे घर में जो बल्ब होता है या रॉड होती है, ठीक है, अगर वो लाइट जनरेट करता है या सन है अगर वो लाइट जनरेट करता है तो लाइट ना हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, उसकी वेव्स हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो वेव्स होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। और आप एक नॉर्मल लाइट के सोर्स से आने वाली लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना सकते हो। बस आप क्या करो, उस लाइट को जो अभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं है उसे आप एक निकोल प्रिज्म से पास करो। निकोल प्रिज्म उसे अपने आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना देगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली लाइट है, और जैसे उसे आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में से पास करोगे वो उसे या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाएगा। दूसरी डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्टिकल आइसोमर्स। कई बार हमारे पास ऐसे आइसोमर्स भी होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने के बिहेवियर में डिफरेंस रखते हैं। एक आइसोमर अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने में डिफरेंटली बिहेव करते हैं, इन्हें बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम लोगों ने दो बातें पढ़ी, या तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर ये लाइट को राइट में रोटेट करते हैं यानी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इन्हें बुलाया जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स, और अगर ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट में रोटेट करते हैं तो इन्हें बुलाया जाता है लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। तो याद रखना, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स दो टाइप के होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को आप प्लस साइन से भी डिनोट करते हो और लीवो रोटेटरी को माइनस साइन से भी डिनोट करते हो। ये प्लस माइनस साइन लाइट के, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे उस कंपाउंड के लिए। ऐसे कुछ और डेफिनेशन में अगली डेफिनेशन बहुत काम की हमारे पास है, जो कि है कायरल कंपाउंड। किस तरह के कंपाउंड्स को हम कायरल बोलेंगे? तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ऐसा कार्बन एटम प्रेजेंट है जो चार अलग अलग ग्रुप से बॉन्डेड है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कायरल कंपाउंड बोलेंगे। और ऐसा कार्बन जो चार अलग ग्रुप से बॉन्डेड है उसे हम कायरल कार्बन बोलेंगे। और जिस कंपाउंड में भी हमें कायरल कार्बन मिलेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां CH3 लिख दूं, यहां H, यहां F और यहां पर C2H5, तो आप जरा ध्यान से देखो, ये कार्बन चार अलग अलग ग्रुप से बॉन्डेड है। और अगर ये कार्बन चार अलग अलग ग्रुप से बॉन्डेड है तो इस कार्बन को कायरल कार्बन बोला जाएगा। और ये जो पूरा कंपाउंड या मॉलिक्यूल है इसे हम बोल सकते हैं कायरल कंपाउंड या कायरल मॉलिक्यूल। कायरल कंपाउंड अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने में कैपेबल है। कायरल कंपाउंड को ढूंढने का तरीका बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आप कार्बन के अंदर ये देखो कि चारों ग्रुप उससे डिफरेंट डिफरेंट बॉन्डेड होने चाहिए। कायरल कार्बन को डोनेट करने का तरीका भी होता है कि हम उसके ऊपर ना कोई सिंबल लगा देते हैं, मोस्टली ये सिंबल स्टार का सिंबल होता है। तो कायरल कंपाउंड याद रखना कैसे ढूंढना है, एक ऐसा कार्बन जिससे चार अलग अलग ग्रुप बॉन्डेड हो, तो वो कायरल कार्बन, जिस कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन मिलेगा वो कंपाउंड कायरल कंपाउंड हो गया। और अगर ये कायरल कंपाउंड है तो डेफिनेटली ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने में कैपेबल होगा।
हाँ, लेकिन ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, इसे हम थ्योरी की हेल्प से फाइंड आउट नहीं करेंगे नॉर्मली। आगे अगर बात करी जाए तो अगली डेफिनेशन आती है एनांशियोमर की। अब एनांशियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होते हैं, उन्हें एनांशियोमर बोलते हैं। याद रखना, एनांशियोमर्स का ऑप्टिकल आइसोमर होना जरूरी है। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब ऐसा आइसोमर जो लाइट को एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करे और दूसरा आइसोमर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे या लेफ्ट की तरफ रोटेट करे। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहां पर अगर फिगर में देखोगे तो आपको दो आइसोमर्स दिए हैं। अगर आप लेफ्ट वाले आइसोमर को ऑब्जर्व करोगे तो इसके लेफ्ट में इसके राइट में हाइड्रोजन और OH ग्रुप लगा है, लेफ्ट में CH3 और ऊपर की तरफ COH। इमेजिन करो ये लाइन एक मिरर है, तो हमने इसकी मिरर इमेज बनाने की यहां कोशिश करी, तो ये राइट में हाइड्रोजन और OH जो थे वो इस मिरर इमेज में लेफ्ट में आ गए और ये लेफ्ट वाला CH3 राइट में चला गया। अब क्योंकि मिरर में ऊपर और नीचे यानी वर्टिकल लाइन में डिफरेंस नहीं आता, तो COH ऊपर था तो वो अभी भी ऊपर की तरफ ही है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज है। लेकिन क्योंकि ये कायरल कार्बन के अराउंड मिरर इमेज हमने बनाई है, तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट आइसोमर्स होंगे और इनमें से अगर एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा पक्का एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये डिटर्मिनेशन हम करेंगे दरअसल में एक्सपेरिमेंटली। पर क्योंकि ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं या दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगी, आप दूसरे मॉलिक्यूल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करो, ये पहले मॉलिक्यूल जैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम दूसरे वाले मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट कर दें तो वो पहला जैसा बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपने इसे रोटेट करने की कोशिश करी तो H और OH जो आप सोच रहे हो राइट में पहुंच जाएगा, वो सही सोच रहे हो, वो राइट में पहुंच जाएंगे। लेकिन जरा नोटिस करो, जब आप इस H को रोटेट करोगे, मतलब इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे, तो हाइड्रोजन राइट में तो आएगा पर वो पीछे की बजाय यानी डैश की बजाय वेज पे आ जाएगा, और जो OH है वो वेज की बजाय डैश पे चला जाएगा। यानी OH और H राइट में तो आएंगे लेकिन वो आगे और पीछे हो जाएंगे, मतलब H आगे आ जाएगा OH पीछे, जबकि यहां पर H पीछे और OH आगे। तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करके पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल बनने वाली है, इन्हें हम बुलाएंगे एनांशियोमर्स। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। एक अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और ये दूसरी मिरर इमेज क्यों पहले वाले के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रही किसी भी तरह से रोटेट करने की वजह से? क्योंकि कायरल कार्बन होने की वजह से इसके अंदर एसिमेट्री आ गई है। एसिमेट्रिकल होना ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने की सबसे पहली कंडीशन होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन हमें देखने को मिलेगा या वो कायरल होंगे। दरअसल में इसका मतलब ये होता है कि उस कंपाउंड में किसी भी तरह की सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, उसकी मिरर इमेज कभी भी उसके ऊपर सुपर इंपोजेबल नहीं होगी। तो ये कहानी है एनांशियोमर की। तो ये बात याद रखना। एनांशियोमर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज लेकिन डिटरमाइन करी जाएगी एक्सपेरिमेंटली। ऐसे हमारे पास जो अगली डेफिनेशन आती है मेरे बच्चे, वो आती है रेसमिक मिक्सचर की। तो अगर मान लो हमारे पास एक बीकर के अंदर एनांशियोमर्स है, तो मतलब दो आइसोमर्स होंगे ऑप्टिकल एक्टिव, वो जिनमें से एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा एक एंटी क्लॉकवाइज, और उस बीकर के अंदर हमने जो एनांशियोमर लिए हैं उनका अमाउंट बराबर बराबर ले लिया, यानी उनके मोल बराबर बराबर ले लिए। तो कभी भी अगर हम लोग इक्विमोलर मिक्सचर एनांशियोमर्स का एक ही जगह पर एक ही कंटेनर में अगर ले लें, तो ऐसे मिक्सचर को बुलाया जाता है रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर की एक बहुत खास बात होती है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। जरा एक बात समझना, रेसमिक मिक्सचर के अंदर हमने एनांशियोमर्स को डाला है। एनांशियोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। लेकिन अगर इन दोनों को बराबर क्वांटिटी में आपने एक ही जगह ले लिया, तो भले ये इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन वो मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास उस मिक्सचर में दो एनांशियोमर्स, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स पड़े हुए हैं, जो एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों बराबर बराबर घुमाते हैं। तो जब लाइट उसके थ्रू पूरा पास होगी तो लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बिना डेविएट हुए बिल्कुल सीधा निकल जाएगी। तो इसीलिए जो रेसमिक मिक्सचर होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। रेसमिक मिक्सचर का दरअसल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट बात करें, एक है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या चीज होती है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में दरअसल में अगर हम
SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्शन कराएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, और वहां पर कायरल कार्बन के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो कायरल कार्बन अपना पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेता है, और इसी फिनोमेना को बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या चीज है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है वो ये, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें तब देखने को मिलेगा जब SN2 मैकेनिज्म होगी, और इस इन्वर्जन को वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। इस इन्वर्जन में कुछ ऐसा होता है कि जैसे इस कार्बन को नोटिस करो, एक कायरल कार्बन है, एक जगह Cl लगा, एक जगह H, एक जगह CH2 CH3 और एक जगह CH3। इस कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, और इसी कार्बन पे Cl जुड़ा है तो ये एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम एक न्यूक्लियोफाइल से कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल अगर SN2 रिएक्शन से मैकेनिज्म परफॉर्म करे तो इस कार्बन पे बैक साइड से अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा। पर क्योंकि आयोडीन Cl के अपोजिट साइड से ऐड कर बॉन्ड करने जा रहा है, तो ये तीनों ग्रुप जो Cl के लेफ्ट में बॉन्डेड थे, I के अप्रोच करने पर तीनों राइट में चले जाएंगे। तो ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है, ये रिएक्टेंट से जस्ट उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना है। रिएक्टेंट में जो हमारा हैलाइड था वो इन तीनों ग्रुप के राइट में लगा था, लेकिन प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल, इस केस में आयोडीन है, वो इन तीनों के लेफ्ट में लग गया है, तो हमारा प्रोडक्ट इन्वर्ट हो गया है। तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये SN2 मैकेनिज्म में देखने को मिलेगा, और वो भी तब जब कायरल कार्बन पर अटैक हो रहा हो। अगर कायरल कार्बन के अलावा किसी और कार्बन पर अटैक हो रहा है तो वहां पर इन्वर्जन नहीं होगा, कंसिडर नहीं करा जाएगा। सिमिलरली दूसरा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा मेरे बच्चे, रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन हमें तब देखने को मिलेगा जब दरअसल में SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इस रिएक्शन में या इस प्रोसेस में कुछ ऐसा होगा कि दरअसल में अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एल्किल हैलाइड है जो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, तो रेसमिक मिक्सचर हमें मिलता है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं रेसमाइजेशन। यहां हो क्या रहा है जरा ध्यान से देखना। ये एल्किल हैलाइड है, मान लो ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन करने वाला है, तो SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में से हेलोजन बाहर निकल जाएगा और एक कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन में जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो होता है ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। तो यहां बाकी R1 R2 R3 ये तीनों एक प्लेन में आ गए, और क्योंकि ये तीनों एक प्लेन में हैं, तो अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, इस तरह से रखा हुआ है मान लो, तो न्यूक्लियोफाइल, अब इस बीच में जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर इसके ऊपर अटैक करना चाहेगा तो चाहे वो राइट से अटैक करे चाहे वो लेफ्ट से अटैक करे, कहीं से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल एक बार राइट से अटैक कर रहा है और एक बार लेफ्ट से, दोनों जगह चांसेस है, और दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी भी 50-50% है। तो एक बात नोटिस करना, यहां पर हैलाइड मॉलिक्यूल में कहां लगा था, लेफ्ट में, पर जब कार्बोकैटायन बना तो न्यूक्लियोफाइल के कार्बोकैटायन पर अटैक करने के 50-50% चांस हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल ने राइट से अटैक करा तो वो राइट साइड पे लगेगा, जिसकी वजह से हैलाइड के अपोजिट साइड पर वो लग रहा है, तो हम बोलेंगे इन्वर्जन हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट से अटैक कर जाए, और अगर लेफ्ट से अटैक कर जाएगा तो उसी जगह पर न्यूक्लियोफाइल लगेगा जहां पर हैलाइड लगा था। तो यहां पर इस पर्टिकुलर एल्किल हैलाइड की ही तरह ये हमारा प्रोडक्ट बना है, तो इसे हम बोलेंगे यहां पर प्रोडक्ट ने अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिटेन कर लिया है, रिटेंशन कर लिया है। तो SN1 मैकेनिज्म में इस प्लेनर कार्बोकैटायन के बनने की वजह से इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होता है, और दोनों के 50-50% चांस हैं, तो 50% ये बनेगा 50% ये बनेगा। अब मान लो अगर ये कायरल है तो ये 50% आइसोमर बना, ये 50% आइसोमर बना, ये दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, यानी इनैंशियोमर का मिक्सचर मिलेगा। और इस इनैंशियोमर के मिक्सचर बनने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव होने के बावजूद भी इन दोनों के जो ओवरऑल मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और उसे हम लोग बोल देंगे रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि ये इनैंशियोमर्स का इक्वल अमाउंट का या इक्विमोलर मिक्सचर बनेगा। तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जब कभी भी कार्बोकैटायन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जब कभी भी किसी ऐसे कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जो कि कायरल है, तो वहां पर इन्वर्जन रिटेंशन के मॉलिक्यूल बनेंगे, दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर बोले जाएंगे, और जो मिक्सचर बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा।
तो ये दोनों फिनोमेना जो हमने इन्वर्जन और रेसमाइजेशन का पढ़ा है, इसी को कंसीडर करा जाता है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतने रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।